ओके, ना बोल डाला था कि हमें डीप डाउन जाना था क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के अंदर, सिस्टमेटिक रिव्यूज़ के अंदर, और आपको समझाना है अगर आप में से कोई बेसिक सीखना चाहता है कि क्या किस तरह, अगर कोई फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर किसी भी ईयर में है तो उससे बेसिक सीखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उससे कौन सी रिसर्च स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, सो पहले आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि देखें, रिसर्च करने के लिए ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहानत नहीं चाहिए, ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस एक सिस्टमेटिक वर्क पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, इसका मेथड क्या होता है, उसकी एनालिसिस किस तरह की जाती है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, ऐप्स, एप्लीकेशन और वेबसाइट्स यूज़ की जाती हैं। बस इनकी नॉलेज हो सकती है, होगी, और आपने किसी सीनियर के अंडर में कुछ अरसे यानी कुछ महीने अगर आपने रिसर्च कर लिया काम तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आप सबको सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो है इसकी वीडियोज़ या इसके कोर्सेज अमूमन यूट्यूब पे या ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद हैं भी तो बहुत रॉ फॉर्म में, आपको समझ में बात नहीं आएगी। तो मैं पहले मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपको अपनी रिसर्च जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि अक्सरियत लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसे स्टार्ट करें, हम टॉपिक किस तरह डिसाइड करें। अच्छा, हम टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं तो एसपीएसएस में किस तरह काम किया जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके लिए आप बाकायदा एक वेबिनार अटेंड कर लें, यानी कि जो कोर्स होगा 10 से 15 दिन का, वो आप अटेंड करें सुकून से, ओपन माइंड के साथ। उसके बाद फिर आपके पास सब कुछ क्लियर होगा कि रिसर्च किस तरह की जाती है, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो खैर हमारे जून जुलाई में सेशंस होंगे, कोर्सेज होंगे, प्रॉपर होंगे, यानी कि मेरे ख्याल से 28 से 29 जून से हमारी टीम ने सोचा है कि हम कोर्स स्टार्ट कर लें, तो आप चाहें तो अटेंड कर लें। सो इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आपको सुपरवाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मेंटूर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसलिए आप कोई भी रिसर्च का काम, कोई भी रिसर्च आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, सो चलें पहले कुछ आपको मैं समझा देता हूँ कुछ बातें, कि क्योंकि आपकी जो क्यूरीज थी उसको सॉल्व करते हैं, दैन फिर हम मज़ीद बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस वक्त जो है कुछ कई बच्चों के सवालात थे कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं रिसर्च के अंदर, आपको बिल्कुल ABCD भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो आप क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ से स्टार्ट करें। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक ईजी स्टडी होती है, इसे करना आसान होता है, इसकी टॉपिक सिलेक्शन भी आसान होती है, थोड़ा सा दौरानिया लंबा होता है, यानी कि 6-7 महीने लग जाते हैं करने में, लेकिन लेकिन इसकी पब्लिकेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और ये है कि ईजी होता है, आराम से किया जा सकता है। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि LTEs होते हैं, केस रिपोर्ट्स होते हैं, नैरेटिव रिव्यूज़ होते हैं, उनका क्या किया जाए। सो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अगर आपके पास कोई सीनियर ऐसा है जो LTE कर रहा है या केस रिपोर्ट्स कर रहा है, तो उसके अंडर में काम करते हुए आप उसके साथ काम कर लें, क्योंकि LTE या केस रिपोर्ट्स ऐसी चीज़ें हैं जो महीने के अंदर या हफ्ते के अंदर भी लिखी जा सकती हैं, पब्लिश हो सकती हैं। अब वो करते कैसे हैं ये बात बहुत अलग है, उसका अलग एक सेशन होगा। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको रिसर्च स्टार्ट करना है और आपको इस जर्नी में शामिल होना है, तो बेहतर ये है कि बजाय आप एक खुद से ही LTE शुरू कर दें या केस रिपोर्ट्स पे आ जाएं, आप पहले क्रॉस सेक्शन स्टडी कर लें। जब एक क्रॉस सेक्शन स्टडी आप कर लेंगे ना, तो आपको पूरा जो एक समझ लें साइंस है रिसर्च का, वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक है। फिर इसकी कुछ एक्सटेंशन है, यानी कि अगर आपको केस रिपोर्ट लिखनी है, केस सीरीज लिखनी है, तो ग्रेट आप अगर बनता है, ग्रेट क्रॉस सेक्शनल फीमेल जानते गाइस। अच्छा है, हैं, जी जबरदस्त। आप लोग अपने माइक ऑफ कर लें। तो अगर आप लोग ये जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन स्टडी किस तरह की जाती है, तो आप आराम से केस रिपोर्ट भी लिख सकेंगे, LT भी लिख लेंगे, और आगे एडवांस रिसर्च यानी कि सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं अगर आप क्रॉस सेक्शनल कर लेंगे। तो मैं सबसे ज़्यादा इस बात के ऊपर तवज्जो दूँगा कि आप सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल सीखें और उसको करें। अब उसके क्या स्टेप्स होते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ। अच्छा देखें कि जब भी कोई रिसर्च में आप उन स्टेप्स के ऊपर जा रहे हैं, मैं आपको एक एक करके तमाम पॉइंट समझाऊंगा यहाँ पर कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और मैं क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आपको रिसर्च करने जाते हैं ना, तो पहली बात आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब ये है कि सपोज करें कि आप हॉस्पिटल जाते हैं या अपने अतराफ में कोई हेल्थ कंडीशन देखते हैं, और हेल्थ कंडीशन देखने के बाद आपके जहन में क्वेश्चन रेज होता है। तो जब क्वेश्चन रेज होता है तो आपको समझ में आती है कि भाई ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है, ये कोई नई चीज़ है। यानी कि मैंने अपने बुक्स के अंदर जो मेरी टेक्स्ट बुक्स हैं, डाइटन आपने पढ़ी है, आपने पैथोलॉजी पढ़ी है, रॉबिन्स पढ़ी हुई है, आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, बहुत कुछ पढ़ रखा है, मेडिसिन की बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैंने जो ये चीज़ नोटिस की है किसी डिजीज़ के हवाले से, तो वो अभी नहीं है और ये बुक्स के अंदर मेंशन नहीं है। तो दिस इज़ दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद होता ये है कि जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, सपोज करें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फिर से वही एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि हाइपरटेंशन के अंदर आपने देखा कि किसी शख्स को हाइपरटेंशन है, तो टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि सिम्टम्स क्या होते हैं, डिजनेस होती है, ठीक है, चक्कर आते हैं, उसे अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट,
उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर उसे पसीना आना शुरू हो जाते हैं, ओके, गिर जाता है वो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हाइपरटेंशन के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो किडनी डैमेज हो जाएगी, आपके एंड ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, आपको एंजाइना आ सकता है, एंजाइना पैक्टोरिस हो सकता है, आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने लेट्स सपोज मैं एक हाइपोथेटिकल चीज़ बताता हूँ कि हाइपरटेंशन एक शख्स को था, आप क्लिनिक में थे या आप हॉस्पिटल में थे, आपने देखा कि उस हाइपरटेंशन वाले शख्स को जॉन्डिस हो गया, जो कि बिल्कुल अनयूजुअल सी चीज़, ऐसा नहीं होता। जॉन्डिस यानी कि पूरी बॉडी येलो हो गई, उसकी आंखें आपको येलो दिख रही हैं, तो जॉन्डिस क्योंकि लिवर से ताल्लुक रखता है, लेकिन लिवर अमूमन डैमेज नहीं होता हाइपरटेंशन के अंदर, लेकिन आपको दिखा कि उसके अंदर हो रहा क्या है कि जॉन्डिस हो गया। तो एक नया क्वेश्चन आपके जहन में रेज हुआ कि यार ये क्या प्रॉब्लम, क्या मसला है। तो आप फ़ौरन से डेटाबेसेस की तरफ जाते हैं, यानी कि पबमेड है, गूगल स्कॉलर है, कॉकरेन है, तो वहाँ जाके आप सर्च करने की कोशिश करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल सॉरी हाइपरटेंशन और जॉन्डिस का के आपस में रिलेशन को कोई स्टडी की गई है। जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ, चलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अगर पबमेड खोलूँ, मैंने एक से भी क्वेश्चन रेज किया कि मुझे पता करना था कि क्या ऐसा हो सकता है कि जॉन्डिस और हाइपरटेंशन का कोई रिलेशन हो सकता है क्या, या इससे पहले दुनिया भर में किसी ने भी इसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। ऑपरेशन है एंड ये आपको भी बाद में समझाऊंगा जब हम कोशिश करा रहे होंगे, फिलहाल मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। हाइपरटेंशन एंड जॉन्डिस, इसके ऊपर कोई आर्टिकल है या नहीं, बस मैंने ये सिंपल कीवर्ड का इस्तेमाल किया। जब मैंने पबमेड पे डाला तो मुझे देखें 1183 आर्टिकल्स मिल गए, रिजल्ट मिल गए, लेकिन एज सच मुझे जो है आ, कुछ आर्टिकल्स मिलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, जैसे देखिए यहाँ पर है जॉन्डिस है, हाइपरटेंशन है, यहाँ पर हाइपरटेंशन की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है अगर एक आप टैग लगाते हैं, वैसे ही बाद में आपको हम सिखाएंगे कि कैसे ये टैग इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको हो सकता है कुछ आर्टिकल ऐसे में दोनों साथ, यानी कि आपको टाइटल के अंदर ये दोनों हेडिंग साथ चाहिए, ठीक है। ओके, 25 रिजल्ट आ गए, देखिए यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि वैनिशिंग वाइल्ड डक्स, कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस एंड पोर्टल हाइपरटेंशन सेकेंडरी टू हेपेटिक एलेक्ट टू माइलर डिपोजिशन, कोई चीज़ है इसमें, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन एंड कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस एज अ फॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टमैटिक अमाइलोइडोसिस। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स इसमें लिखे हुए हैं, कल मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें क्या बातें की गई होंगी, लेकिन खैर मुझे बस इतना समझ में आ गया कि हाँ, लोगों ने सिर्फ दुनिया भर से सिर्फ 25 आर्टिकल्स ऐसे हैं, यानी कि 1958 से लेकर 2024 तक सिर्फ 25 आर्टिकल ऐसे थे जिन्होंने बारह जॉन्डिस पर बात की, ठीक है। तो लेट सपोज के हमने सारे आर्टिकल्स हल्के हल्के पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद हमें ये आइडिया हो गया कि यार नहीं, जॉन्डिस और हाइपरटेंशन पे बात हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि उस जॉन्डिस और हाइपरटेंशन में बात करने के बाद कि अब जो आर्टिकल्स, सिर्फ 25 आर्टिकल्स थे, 25 आर्टिकल्स पढ़ना कोई बड़ा मसला नहीं होता। मैंने पढ़ा और मुझे कोई गैप दिख गया, कोई सपोज करें कि गैप दिख गया कि यार नहीं यार, यहाँ पर जो है मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि जिसको जॉन्डिस हो, हाइपरटेंशन का, उसकी उसकी जो है ब्लड प्रोफाइल एबनॉर्मल आ रही हो, जैसे न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ हो, ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइड काउंट बढ़ा हुआ हो, बेजोफिल ज़्यादा हो रहा हो, मैं ऐसी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने देखा कि यार ऐसा हो सकता है, तो फिर मैं आगे चलूँगा। तो फिर मैं एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करूँगा, यानी कि क्वेश्चन बनाऊँगा कि यार मेरा क्वेश्चन ये है कि डज द टोटल ल्यूकोसाइड काउंट रेज इन हाइपरटेंशन इन पीपल विद जॉन्डिस, ठीक है। बस ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था कि ऐसा हो सकता है। जब मैंने एक फॉर्मुलेट कर लिया क्वेश्चन को, तो अब मेरे मेरे अब मुझे ये करना क्या है कि इसको वैलिडेट करना है। इस क्वेश्चन को जो मैंने तैयार किया है, इसको वैलिडेट करना है और बताना है बच्चों को कि सॉरी, दुनिया को बताना है कि जो मैंने क्वेश्चन रेज किया है, क्या सच में ऐसा होता भी है कि जो हाइपरटेंशन में जॉन्डिस हो रहा है, तो उसमें ल्यूकोसाइड काउंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, ठीक है। सो उसके बाद हो, जब मैंने क्वेश्चन बना लिया, तो फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर हमने करना क्या होता है कि एक प्रपोजल या सानॉप्सिस लिखनी पड़ती है। अच्छा, प्रपोजल या सानॉप्सिस क्या होता है, ये एक ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट से मुराद ये है कि ये एक ड्राफ्ट है जिसमें आप बताते हैं कि आप करने क्या चाहने वाले हैं, यानी कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरे कंप्यूटर में कुछ सानॉप्सिस पड़े हुए होंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसा दिखते हैं वो, ठीक है, एक मिनट।
ये हमारे स्टूडेंट्स की सिनॉप्सिस लिखी हुई है जो पिछले साल हमने पढ़ाया था जिन स्टूडेंट्स को, उन्हीं के मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट्स थे हमारे पिछले साल वाले, इन्होंने सिनॉप्सिस लिखी हुई ऑलरेडी। तो एक बच्चा था इसमें प्रेवलेंस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी अमंग यंग गर्ल्स, जिसका एक टॉपिक था उसने डिसाइड किया था, हमने सिखाया था। तो खैर ये पूरी उसने सिनॉप्सिस लिखी हुई है, उसमें इंट्रोडक्शन लिखा गया, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने रैशनल लिखा, ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिखी, ऑब्जेक्टिव्स लिखा, प्रोसेस लिखी, ये पूरे स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है। सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, और उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक, स्टडी ड्यूरेशन, स्टडी पॉपुलेशन, ये सब कुछ हमने सिखाया था उन्हें, तो वो खैर वो जानते थे और उन्होंने इसको बामुश्किल 3 से 4 दिन में लिख लिया था। तो मेरी बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई कर सकता है, सिर्फ बात ये है कि पता होना चाहिए कि किस वक्त क्या करना है, ठीक है। तो खैर अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, रेफरेंसिंग इस तरह करते हैं, सब कुछ सीखे हुए थे वो लोग, मेरे ख्याल से केएमडीसी के बच्चे हैं। तो जब अपने प्रपोजल या सिनॉप्सिस लिख देते हैं तो आप करते क्या हैं, इसमें आप ये बता रहे होते हैं कि हम रिसर्च में करने क्या जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये है, और हम किस बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं। इसमें पूरे की स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक सुपरवाइजर को अप्रोच करना पड़ता है। सुपरवाइजर कौन होता है, जो जाहिर सी बात आपकी रिसर्च को सुपरवाइज करेगा। क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर अमूमन आपके लिए बेहतर ये है कि आप जो है अपने किसी टीचर को जिसकी ऑलरेडी कुछ पब्लिकेशन हो, या फिर हॉस्पिटल में जाकर किसी डॉक्टर को अप्रोच करें, वो आपको सुपरवाइजर हो जाएगा। उससे आप उसको अच्छा, लेकिन सुपरवाइजर जाने से पहले आपको प्रपोजल या सिनॉप्सिस तैयार करके जानी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली टॉपिक लेकर चले जाएंगे, सर मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो वो आपको भगा देगा, बोलेगा तुम कौन हो, क्या कर रहे हो ये। तो उसके पास जब भी आप जाएँ तो प्रपोजल या सिनॉप्सिस लिख के जाएँ, ताकि जब आप ये लिख के जाएंगे उसके पास, तो उसको समझ में आएगा कि नहीं भाई जो बच्चे मेरे पास आए तो ये कुछ काम करने वाले बच्चे हैं, इनको पता है रिसर्च कैसे की जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने जब पूरा प्रपोजल लिख दिया है, सिनॉप्सिस लिख दिया, तो इन्हें पता है कि करना क्या है। मैं सिर्फ इन्हें गाइड करूँगा, हेड करूँगा, और आगे ये खुद बहुत सारा काम कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी किसी सुपरवाइजर के पास जाया जाए तो उसे प्रपोजल या सिनॉप्सिस लेके उसके पास जाया जाए, या तो उसे आप ईमेल करें या उसे व्हाट्सअप करें, जो चाहें वो करें, लेकिन प्रपोजल या सिनॉप्सिस के साथ जाएँ, ठीक है। और बामुश्किल क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर बामुश्किल 3 से 4 दिन लगते हैं बस, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से लेकर सिनॉप्सिस राइटिंग तक अगर आपको काम आता है तो बामुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक रख लें। अगर आप न्यू हैं तो 1 वीक के अंदर आप इस स्टेप तक पहुँच जाएंगे। सुपरवाइजर को आप 1-2 दिन में अप्रोच करेंगे, अगर सुपरवाइजर राजी हो जाता है तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है आईआरबी के लिए। आईआरबी इज़ द इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, जो हर यूनिवर्सिटी या हर इदारे का अपना अपना होता है। हॉस्पिटल का आईआरबी बोर्ड अलग होता है, यूनिवर्सिटीज़ का अलग होता है। ये बोर्ड करता क्या है कि जो भी सिनॉप्सिस प्रपोजल आप लिखते हैं या सबमिट करते हैं आप, जब यहाँ पर सबमिट करते हैं तो ये आईआरबी क्या करता है कि आपके प्रपोजल को चेक करता है कि जो बच्चा रिसर्च करने जा रहा है आखिर ये इसका कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, या बस हवा हवा में बातें कर रहा है। तो अगर उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं तो आईआरबी बोर्ड क्या करता है कि उससे वो बेहतर कर देता है और आपको बताता है कि भाई इसमें ये गलतियाँ, इसको ठीक कर लो, और फिर आगे आप रिसर्च को आगे कर सकते हैं, ठीक है। अमूमन बच्चे कर लेते हैं। प्लीज माइक ऑफ कर लें सारे। दोस्त तो अपने अब्बू को कुछ अच्छा लगता है बाबा जाने बोलते हैं, इसका माइक ऑन क्योंकि बहुत पापा जाने हाँ या नहीं आदत है, मैं अपने अब्बू को पापा जाने, उसके अब्बू ना मिलिट्री में या आती है शूटिंग करने भी बहुत बार, वो नहीं होता है अम्मी शूटिंग या मोहसिन अनम्यूट करो अपने आप को। सॉरी मेरा माइक ऑफ हो गया था, फिर से हम चलते हैं। ठीक, अच्छा ओके। सो डेटा कलेक्शन के बारे में बता रहा था मैं कि आप डेटा कलेक्शन करते हैं, और देन जो है डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर, वो आईआरबी अप्रूवल के बाद आप डेटा कलेक्शन करते हैं। और डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं कि पेशेंट से आप सपोज करें कि अगर आपको ल्यूकोसाइट काउंट मालूम करना है तो वो ल्यूकोसाइट काउंट आप हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास एक डेटा आ जाता है। डेटा आने के बाद इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, ठीक है। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जैसे हम कहते हैं SPSS। मैं आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ, अगर ये ओपन हो जाए, मेरे पास यहाँ पर है मौजूद। तो SPSS एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बाकायदा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है। इसमें काय स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, ये आगे की चीज़ें अगर आप कोर्सेज वगैरह लेंगे तो आपको समझ में आएगी क्या चीज़ें होती हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ये सब चीज़ें बात की बात है।
मैं सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ कि जब आप डेटा कलेक्शन से फारिग हो जाते हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे SPSS कहते हैं, वहाँ पर कुछ, जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर खुला है IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स 2020। सो ये जो है आपको काम आता है। ओके, एक मिनट ये ओपन हो जाए तो फिर आपको दिखता है। लेकिन ये ओपन हो गया। ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह का दिखता है। ये इसके जो है यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। वेरिएबल व्यू होता है, डेटा व्यू होता है। तो खैर हम बाद में जब कोर्सेज करवा रहे होंगे तो आपको ये टू जी सब कुछ समझाएंगे किस तरह काम करता है, किस तरह इसके अंदर वैल्यूज हम पुट करते हैं। इट इज़ समवट लाइक एक्सेल, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये बना ही इस काम के लिए है, रिसर्च के लिए ही बना है। अच्छा, कुछ लोग एक्सेल पे भी कर देते हैं अपना काम, और इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ SPSS ही है, लेकिन और भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, उन पर भी काम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जब आप जब SPSS से फारिग हो जाते हैं तो फिर आपको इसमें करना ये होता है कि आपको रिजल्ट्स लिखने पड़ते हैं। आप रिजल्ट्स लिखते हैं, फिर आखिर में आप मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, उसमें डिस्कशन और कंक्लूजन का भी पैरा होता है, और फिर आप जो है सबमिशन के लिए जाते हैं, जर्नल्स की सबमिशन के लिए। अच्छा यार, इस बात का ख्याल रखना कि जिसमें आपको पिछले सेशन में बताया था कि जर्नल जो है वो पबमेड इंडेक्स्ड होना चाहिए, जिसका हाई इम्पैक्ट फैक्टर हो। अब ये मैंने आपको बताया था पिछले, मतलब HGRS वेबसाइट होती है, वहाँ आप जाएँ, इसमें जर्नल का नाम डालें, जर्नल का जब नाम डालेंगे तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर सामने आ जाता है। खैर, अब कुछ जर्नल्स फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। तो बेसिकली फ्री जर्नल्स तक जाना, आप जाएँ, अपने सुपरवाइज़र से बात करें, उस जर्नल को आप ईमेल करें, उसको अपना आर्टिकल सबमिट करवाएँ। वो जर्नल करता है क्या है कि आपको वापस ईमेल करता है, अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो उसको ठीक करने के लिए कहता है, उसके बाद वो चीज़ सबमिट हो जाती है। ठीक है। लेकिन वो सबमिशन कैसे की जाती है वो आगे की बात है, उसमें डिटेल में हम कहीं बाद में बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट मैं समझा देता हूँ कि आखिर में मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग होती है, यानी कि पूरी राइटिंग आप करते हैं, और उसके बाद जनरल सबमिशन के लिए जाते हैं। जनरल सबमिशन के वक्त आपको जो एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, यानी कि आपकी समरी होती है पूरे आर्टिकल की, और वो आप जनरल को जमा करते हैं। जब जनरल को जमा करते हैं तो जनरल, अगर जर्नल को लगता है कि सच में ये आर्टिकल पब्लिश होने का लायक है, तो वो आपको जो है रिप्लाई करता है, और वो कहता है कि भाई ये प्रोसीजर है, आप ये कंप्लीट कर दें तो हम आपके आर्टिकल को पब्लिश करते हैं। और जैसे आपका आर्टिकल पब्लिश होता है तो फिर आपके नाम के साथ वो लग जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे कुछ आर्टिकल पब्लिश होते हैं, यहाँ पे कुछ नाम आए हुए हैं, सनादा, मिर्जूटा, यूराहशी, इहारा, वकिया। ये ऑथर्स थे दरअसल, जिन्होंने इस रिसर्च पे काम किया हुआ है। तो ये इनके नाम यहाँ पर आ गए। इस तरीके से जब आप भी पब्लिश कर लेंगे तो आपके भी नाम यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। सॉरी। So this is all about the cross-sectional study. Cross-sectional study is a little bit easy for the beginners. अगर आप बिगनर हैं, अगर आप नए नए काम करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी को करना। लेकिन अगर हम इसके बाद एडवांस स्टडी की अगर बात करें, जिसको हम सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस कहते हैं, इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, ये एडवांस लेवल की स्टडी है। अगर आपने पहले से आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है और आप डायरेक्ट इसके अंदर कूद जाते हैं तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। ठीक है। इसलिए मैं कभी भी ये चीज़ नहीं कहूँगा कि आप, अगर आप बिगनर हैं तो आप फ़ौरन से इसके अंदर आ जाएँ। आप फंस जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके साथ ज़ाहिर सी बात है कोई बहुत सारे जो सीनियर्स हैं जिनको ऑलरेडी आता है और उन्होंने आपको कोई छोटा मोटा काम दे दिया तो वो तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं मैं खुद से करूँ और फर्स्ट ऑथरशिप लूँ तो बात फिर नहीं बन पाएगी। अच्छा ओके, बस इसमें अब इसमें हम स्टेप्स की बात कर लेते हैं। बहुत डिफरेंट है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ बहुत डिफरेंट है सिस्टमैटिक रिव्यूज़ के मुकाबले में। इसमें भी पहले में यही होता है कि आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपने फिर एक डोमेन और टॉपिक इंटरेस्ट चूज़ किया, आपको टॉपिक समझ में आ गया, तो फिर इसमें अलग चीज़ें, इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना वो एक पीको फ्रेमवर्क होता है। पीको स्टैंड्स फॉर पी फॉर पॉपुलेशन, आई फॉर इंटरवेंशन, सी फॉर कंपैरिजन एंड ओ फॉर आउटकम। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझ लें कि आप इसमें पहले क्वेश्चन तैयार करते हैं पीको के नाम से। हो सकता है आपको बहुत सी बातें समझ में ना आए इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादातर एडवांस स्टडी है। प्रोसेशनल एक बहुत रॉ और बेसिक स्टडी होती है। पीको बनाने के बाद आपको कुछ सर्च स्ट्रिंग इस्तेमाल करने, जैसे मैस्ट्रम कहते हैं, और उसके बाद आप डिफरेंट डेटा बेसिस पे जाते हैं, यानी कि आप पबमेड पे जाते हैं, गूगल स्कॉलर पे जाते हैं और एक सर्च स्ट्रिंग तैयार करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं आपको कुछ सर्च स्ट्रिंग दिखा भी सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर मेटा की कुछ सर्च स्ट्रिंग्स हों तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि कैसे सर्च स्ट्रिंग बनती है। अच्छा, मेरे पास कहाँ है मेटा एनालिसिस, सर्च स्ट्रिंग होंगी। मुझे ऑनलाइन जाना पड़ेगा, एक मैं दिखा रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दें, मैं ड्राइव खोल के दिखा देता हूँ वहाँ पर मौजूद होगी।
अच्छा, ये एक प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा एक मेटा, ये हमने एक मेटा किया था और ये एडवांस लेवल की मेटा एनालिसिस है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारी सर्च स्ट्रिंग मौजूद होगी। सर्च स्ट्रिंग कहाँ पर है? ये देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द सर्च स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं ये सर्च स्ट्रिंग पूरी बनती है, ये कैसे बनाई जाती है, जिसमें एडोलेसेंट और चाइल्ड और टीनेज और एडल्ट चिल्ड्रन और फार्माकोथेरेपी और ड्रग थेरेपी, ये पूरी सर्च स्ट्रिंग है। ये सर्च स्ट्रिंग बनाई जाती है, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, इसको सीखा जाता है और बामुश्किल आधे घंटे लगते हैं सर्च स्ट्रिंग आप बनाना सीख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस मुझे दिखाना चाह रहा था कि ये मेटा एनालिसिस की सर्च स्ट्रिंग किस तरह बनाई जाती है, ठीक है। और यही सर्च स्ट्रिंग अगर आप उठा के पबमेड पे पेस्ट करते हैं तो कुछ आर्टिकल्स आपको शो होना शुरू भी हो जाएंगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर चाहता हूँ मैं यहाँ पर अगर पेस्ट कर दूँ तो आपको कुछ ना कुछ आर्टिकल दिख भी जाएंगे, ठीक है। सो हो सकता है कम आर्टिकल दिखें लेकिन दिख जाएंगे। ये देखें आपके पास 1342 आर्टिकल्स हैं और इस सर्च स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर दिखना शुरू होगा। खैर बहुत डिटेल की अलग बात है, एडवांस रिसर्च है तो बाद में करिए, मैं समझा दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। ओके, सो बस ये सर्च स्ट्रिंग का ही मामला है, ये कैसे बनाई जाती है ये बात की बात है। उसके बाद हम डेटा बेसिस में जैसे पबमेड है, गूगल स्कॉलर पर सर्च करते हैं। उसके बाद आखिर में हम एक टाइटल बनाते हैं। टाइटल इस पर बहुत लेट बनता है, हालांकि अगर आप प्रोफेशनल की बात करें तो आप शुरू में टाइटल बना लेते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल में आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई का टाइटल बना, लेकिन मेटा एनालिसिस अलग चीज़ है, इसके अंदर टाइटल बनाने में बहुत टाइम लगता है। फिर जैसे आपने प्रोफेशनल में सिनॉप्सिस या प्रपोजल लिखा था, यहाँ पर आप प्रोटोकॉल लिखते हैं। इट्स सेम लाइक द सॉरी सिनॉप्सिस या प्रपोजल की तरह बिल्कुल सेम होता है, लेकिन डिफरेंस है, मैंने आपको दिखाया अभी एक फाइल प्रोटोकॉल वाली, उसके स्टेप्स डिफरेंट होते हैं, हेडिंग्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन दोनों का मंशा और मकसद एक ही होता है कि दोनों करते क्या है, अपने फ्यूचर रिसर्च को डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम आखिर करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सुपरवाइजर मैंडेटरी नहीं है, और एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आईआरबी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सिस्टमैटिक रिव्यूज़ और मेटा एनालिसिस के अंदर आईआरबी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और सुपरवाइजर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप चाहें तो सुपरवाइजर को अप्रोच कर सकते हैं, और हम कहते हैं कि बच्चे लाजमी सुपरवाइजर को अप्रोच करें, कि उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको मेंटोरशिप मिल जाती है और आपको सुपरवाइजर हेल्प भी बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ के आगे के स्टेप्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के बेस पे डेटा एक्सट्रैक्शन होता है, डेटा क्वालिटी असेसमेंट होती है, मेटा एनालिसिस रिव्यू मैनेजर पे किया जाता है। रिव्यू मैनेजर जो है ना एक अलग एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, लाइक इसमें क्यूट लगी। दिस इज द रिव्यू मैनेजर। जैसे वहाँ पर एक्सपीएसएस था, रिव्यू मैनेजर जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, ओके। तो खुलता तक दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जो वो होता है इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने मेटा एनालिसिस। देखिए ये भी मैनेजर है, ये किस तरह से दिखता है, तो खैर इसमें किस तरह काम करते हैं बात की बात है, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर जो है फिर प्लॉटिंग होती है, इसके रिजल्ट सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस की पूरी प्लॉटिंग होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हम माइनस्क्रिप्ट लिख देते हैं, फिर जनरल के लिए जाते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो इसके अंदर, आपको बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन चले हम एक मतलब आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ कि सिस्टमैटिक रिव्यू और क्रॉस सेक्शनल स्टडी में डिफरेंस क्या होता है, ताकि आपको एक मुकम्मल समरी मिल जाए कि मुझे आपको समझ में आ जाए कि मुझे मैं अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ तो मुझे मोहसिन अनम्यूट कर लो। ओके, ठीक है, हो गया सही। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि हाँ, जब आप टॉपिक सिलेक्शन की बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर टॉपिक सेलेक्ट करना काफ़ी ईजी होता है, सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर काफ़ी मुश्किल होता है। कि जब आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात, जब आपको पढ़ा रहे होंगे, एक बहुत ज़्यादा रोबस्ट एक्सपीरियंस होता है, यानी कि सिस्टमैटिक रिव्यू का टॉपिक मिलता ही नहीं है, मुश्किल होता है। अब ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप सीखेंगे, उतनी जल्दी आप कर लेंगे। अच्छा, हमने जो है हमारी टीम ने मिलकर सिस्टमैटिक रिव्यूज़ के लिए पूरी गाइडलाइन बनाई है, यानी कि सिर्फ वो गाइडलाइन सिर्फ इस बात पे मुनसर है कि किस तरह टॉपिक डिसाइड किया जाए।
टॉपिक किस तरह सेलेक्ट किया जाए। अच्छा, मैं इस पे काम बहुत दिनों से कर रहा था क्योंकि मेरे पास एक रिसर्च ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है जो मेरे साथ एक मेटा एनालिसिस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो आई गेस मेरे पास यहाँ पर, हाँ, ये मैंने एक टॉपिक यहाँ पर लिख रखा है, हाउ टू सर्च लाइक प्रोमोसिस मेथड ऑफ टॉपिक सिलेक्शन। अच्छा, ये मैंने लिखा था खुद ही ताकि अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, जाहिर सी बात है मेरे को साइंटिस्ट तो हूँ नहीं जो एकदम बहुत परफेक्टली, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब मैं ये लिख रहा था और जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे टॉपिक्स मिलना शुरू हो गए थे। उमाम इस बात की कर रहे हैं, उनको मैंने भेजा भी था, तो अभी मैंने सही से कंप्लीट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर कंप्लीट कर लूँगा। तो ये अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है इसके अंदर कि किस तरह से टॉपिक सेलेक्ट किया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सब ये कर सकते हैं क्योंकि हमने एक रिसर्च में अच्छा टाइम गुजारा हुआ है। तो जब आप भी इस फील्ड में दाखिल होंगे तो आप भी इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब आप खुद से गाइडलाइंस लिख सकें या खुद से अपने लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बना सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिसर्च स्ट्रिंग बनी हुई है, ये पूरी डिटेल्स हैं किस तरह से आपको क्या करना चाहिए। खैर, ठीक है, तो बस दिखाने के लिए था कि टॉपिक सिलेक्शन एक मुश्किल प्रोसेस होता है और उसके लिए बकायदा हमें गाइडलाइन बनानी पड़ी। टाइमलाइन ऑफ द स्टडी, टाइमलाइन में मैं बात करूँगा, सिस्टमैटिक रिव्यू जो होता है वो शॉर्ट है, यानी कि अगर एक मतलब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया तो सिस्टमैटिक रिव्यू को पास आनी आप इवन के 2 महीने में भी ख़त्म कर लेंगे। इतना शॉर्ट होता है ये इसका टाइम पीरियड, क्योंकि प्रोफेशनल स्टडी थोड़ा लॉन्ग है, उसमें तकरीबन 5-6 महीने लगते हैं। ठीक है, अगर आप सही से काम करेंगे तो। अच्छा, एक और एक बात इसमें यह है कि सिस्टमैटिक रिव्यू और प्रोफेशनल स्टडी के अंदर कि सिस्टमैटिक रिव्यू आपने सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर ही करना है, यानी कि आपने कंप्यूटर से काम शुरू किया और कंप्यूटर पे ही खत्म हो जाएगा। इसमें कोई भी फील्ड वर्क नहीं है, यानी कि ये नहीं कि आप बाहर जाकर डेटा कलेक्शन करें, आप हॉस्पिटल में जाएं, आप फौरी काटें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टमैटिक रिव्यू आप करेंगे कंप्यूटर से शुरू, कंप्यूटर पे खत्म, बस आपका लैपटॉप और आप होने चाहिए और आपको आना चाहिए, आप कर लेंगे, आप पूरा पूरा पेपर लिख लेंगे। प्रोफेशनल स्टडीज़ थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं हॉरी वाला काम है, आपको थोड़ा ग्राउंड फील्ड के अंदर आना पड़ता है। हायर भी अप्रूवल सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए नहीं चाहिए होती, प्रोसेस स्टडी के लिए चाहिए होती है, नीडेड है। सुपरवाइज़र सिस्टमैटिक रिव्यू की आपको चॉइस है, आप चाहें तो रखें चाहे तो ना रखें, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि वो लाजमी अप्रोच करें सुपरवाइज़र को, इससे फ़ायदा ही होता है। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर मैंडेटरी लाजमी है। ऑथर काउंट, यानी कितने ऑथर्स, यानी कितने लोग शामिल हो सकते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू का ये फ़ायदा है कि इसमें 15 से ज़ायद ऑथर्स शामिल हो सकते हैं, यानी कि 15 से 20 लोग मिल के काम कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द टॉपिक कि आपका टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग है। क्रॉस सेक्शनल में अमूमन 6 लोगों से ज़्यादा अलाउ नहीं करते, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी जो स्टडी का जो ब्रॉड पे है या एक्सटेंट है वो कितना ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपकी बहुत बड़ी है और अच्छे टॉपिक पे है तो आप 6 से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जर्नल जो है वो अलाउ नहीं करते, वो 6 को बोलते हैं बस 6 बंदे काफ़ी हैं इसके लिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना, आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि अगर मैं यहाँ पर सपोज करें कि मैं एक टॉपिक लिखूँ, डायबिटीज़, एंड सेक्शनल स्टडी लिख दूँ और सर्च करूँ तो आपको देखिएगा कि जो ऑथर काउंट है वो कम है, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पर देखें कि ये देखें, मार्टिनी, कुक, एजी, फ्रॉस्ट, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये 7 हो गए। यहाँ पर देखें इससे 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर भी देखें 1 2 3 4 5 5 है सिर्फ। इस तरह यहाँ पर भी देखें कितने हैं, 6-7 हैं सिर्फ, यहाँ पर 5-6 हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ क्रॉस सेक्शनल के अंदर ज़्यादा ऑथर्स अलाउ होते नहीं हैं। अगर मैं यही मेटा एनालिसिस कर दूँ ना, अगर मैं डायबिटीज़ को सर्च करके मेटा एनालिसिस कर दूँ तो आपको दिखेगा कि हर आर्टिकल पर आपको 15-15, 20-20, 10-10 ऑथर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेटा एनालिसिस कर दूँ इसे मैं, तो देखिए ऑथर काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए, अगर इसको आप गिनने बैठेंगे तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हैं। इस तरह से यहाँ पर भी सॉरी समझ में आ रही बात। तो अमूमन सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस के अंदर ऑथर काउंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोसेसिंग के अंदर ऑथर काउंट कम है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा, कंडक्टेंस सिस्टमैटिक रिव्यू बिगनर्स के लिए मुश्किल है, प्रोसेसिंग काफ़ी ईजी है, कोई भी अगर रिसर्च स्टार्ट कर रहा है तो आसानी से कर सकता है। पब्लिकेशन
सिस्टमैटिक रिव्यू को या मेटा एनालिसिस को पब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जर्नल समूह अप्रूव भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसले हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे इसे ना करें शुरू में, जब वो एक्सपीरियंस हासिल कर लें तब जाके इसमें ऐड हो। इसको पब्लिश करना आसान होता है, ये अमूमन अलाउ कर देते हैं जर्नल प्रोफेशनल स्टडीज़ को, वो कैन कंडक्ट। अच्छा, अब सिस्टमैटिक रिव्यू को मैं मशवरा देता हूँ कि अगर आप 3rd, 4th और 5th ईयर में आ गए हैं और आपको थोड़ा बहुत भी प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस यानी कि आपने LT लिखी हुई है या फिर प्रोफेशनल की हुई है, तो आप लाजमी सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस करें। लेकिन अगर आप 1st और 2nd ईयर के हैं और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, तो आप हरगिज़ सिस्टमैटिक रिव्यू की तरफ ना आएँ, आप क्रॉस सेक्शन ही करें, ठीक है। अच्छा, आपको इससे पहले में एक एविडेंस पिरामिड दिखाया था, अगर आपको याद हो कि उसमें दिखाया था कि बहुत सारे रिसर्चेज होती हैं, उनके काउंट्स होते हैं, सबके ऊपर कौन सी रिसर्च है, उसके बाद कौन सी है। तो आपको दिखाया था वो जो पिरामिड था उसके सबसे टॉप के ऊपर क्रॉस सेक्शन सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस, फिर RCT थे, फिर कोहर्ट थे, केस स्टडी थे, केस कंट्रोल थे, उसके बाद जाके क्रॉस सेक्शन का नंबर आता है। तो यानी कि अगर जस्ट इन केस अगर कोई बच्चा सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहा है और एक बच्चा क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहा है, ठीक है, और दोनों की जब पब्लिश हो जाते हैं आर्टिकल तो उनके CV या रेज्यूमे में ऐड हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे सिस्टमैटिक रिव्यू की होगी उसका जो वेटेज है CV के ऊपर ज़्यादा होगा बनस्बत क्रॉस सेक्शनल स्टडी के ऊपर। लेकिन मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि क्रॉस सेक्शन की कोई वर्ड नहीं है, ये स्टिल बहुत ज़्यादा वर्दी है। इवन कि अगर आप USA में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी 3-4 क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं, तब भी वो आपकी मान रखेंगे और कहेंगे कि बच्चे ने मेहनत की है। यानी कि सपोज करें कि ऑर्थोपेडिक या CVS के अंदर अप्लाई करते हैं सर्जरी के अंदर, आपकी क्रॉस सेक्शन अच्छी खासी पब्लिश है, क्योंकि मुश्किल होता है पब्लिश करना, लेकिन अगर पब्लिश है तो इवन कि वो इस बात को रखेंगे कि बच्चे ने मेहनत की, नहीं कि उसने बताया पब्लिश किया, इसका मतलब ये कि उसने मेहनत की, वो इस फील्ड को लेकर वो सीरियस है। तो बात बनती है, बच्चे पता नहीं क्यों सारे के सारे सिस्टमैटिक रिव्यू के पीछे लग जाते हैं और उनसे पब्लिश होती भी नहीं। मैं फिर भी कहता हूँ कि भाई अगर आप देखें किसी अगर अच्छे बंदे को, अगर उसकी 100 पब्लिकेशन 150 पब्लिकेशन होती हैं, तो उसमें बामुश्किल जो है ना 10-11 सिस्टमैटिक रिव्यू होते हैं, बाकी उन्होंने छोटे मोटे रिसर्चेस किए हुए होते हैं, LT लिखी हुई होती है, केस रिपोर्ट लिखे हुए होते हैं, नैरेटिव रिव्यूज़ होते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं। तो सिस्टमैटिक रिव्यू को करना मुश्किल है, बात सीधी सी है। और अगर किसी ने कर लिया तो फिर उसकी वर्क भी वैसे ही है। तो जितनी ज़्यादा अगर किसी के प्रॉज एंड कॉन्स सबके हैं अपने अपने, ठीक है, तो बस मैंने जो मशवरा दिया है उस पर आप स्टिक हो जाएँ कि अगर 1st और 2nd ईयर के तो आप क्रॉस सेक्शन पर तवज्जो दें, और अगर आप हाई लेवल के हैं और आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप लाजमी सिस्टमैटिक रिव्यू के ऊपर तवज्जो दें, ठीक है। ओके, नाउ अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने किए हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप जो हैं मैं उनका जवाब दे दूँ। ओके, तो चलें एक एक करके हम देखते हैं। If I am doing a research with a senior and my only work is data collection, which is hard to manage due to limited time during university hours, will it be beneficial for me to just collect the data and nothing else? I have to visit the OPD, check on files and just fill out the data forms. अच्छा, इसमें हो ये रहा है, जो भी बच्चा आपने ये सवाल किया, मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो भाई डेटा कलेक्शन इज जस्ट अ स्टेप। जैसे मैंने आपको दिखाया है क्रॉस सेक्शन के अंदर, ये देखें कि डेटा कलेक्शन यहाँ पर कहीं यहाँ पर आ रहा है, बिगनिंग ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये इतने सारे स्टेप्स के अंदर सिर्फ एक स्टेप है, आप रिसर्च में भी कुछ भी नहीं सीख रहे। आपका सीनियर अगर उसने वादा किया है कि आपको ऑथरशिप देगा तो ये तो सही है, लेकिन आप सीख कुछ भी नहीं रहे। डेटा कलेक्शन कोई भी कर लेगा, इवन कि अगर किसी में नॉन मेडिको यानी कि जो मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है उसको भी कहूँ ना, तो वो भी जानता है कि डेटा कलेक्ट कर लेगा, उसको थोड़ी बहुत बात सिखा दूंगा तो वो कर लेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डेटा कलेक्शन करना इज जस्ट अ स्टेप। तो आपको रिसर्च करनी नहीं आती, आप सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, एक हेल्पर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर रिसर्च सीखनी है तो बाकायदा आपको कोई कोर्स, सॉरी हाँ ओके ठीक है, हाँ बट आई वाज द वन हु राइट द क्वेश्चन। तो सर वो कह रहे थे कि आपको ऑथरशिप में नंबर 7 मिलेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल स्टडी अबाउट द कार्डियोलॉजी। तो विल यू प्लीज टेल मी कि 7 नंबर कैसा है ऑथरशिप में? वो कहते हैं आपको 7 नंबर मिलेगा। क्रॉस 7 8 सेक्शनल है, 7 8। क्रॉस सेक्शनल है, यस सर, क्रॉस सेक्शनल। ओके हाँ, ये जस्टिफाई है कि 7-8 ही आपको मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे हेल्पर है। अब जिसने टॉपिक सिलेक्शन की है, जिसने सिनॉप्सिस लिखी है, जिसने डेटा सर्च किया है, वो इस बात के लिए एलिजिबल हैं कि उन्हें 1st 2nd 3rd या उससे ऊपर की मिलनी चाहिए, ऐसा ही होता है। तो वो ये जस्टिफाई है कि आपको लोअर रैंक मिले, क्योंकि तब आप यू आर जस्ट अ हेल्पर, नथिंग एल्स। तो सर हमें करनी चाहिए बिकॉज वो टेन्योर बहुत करें, लंबा है सर, जो है कोई डेटा बात कलेक्ट करने नहीं, का अगर जो अभी आप लाइक। कोई मसला नहीं है, अगर आप कर रही हैं और उन्होंने वादा किया है कि आपको ऑथरशिप मिलेगी और आपको लगता है कि वो रिसर्च अच्छी है, तो आप बिल्कुल करें। ये तो आपको फ्री में ऑथरशिप मिलने वाली बात है, फिर आप सीख जाएंगे तो अपनी आप करना शुरू कर दिएगा, नथिंग रॉन्ग है। वो 5-6 मंथ की कमिटमेंट है, वो कह रहे हैं 5-6 मंथ्स की कमिटमेंट, और हमारे एग्जाम्स बीच में आएंगे लाइक टॉप वगैरह, तो
डोंट यू थिंक कि हम मसला करेगा या नहीं हो जाएगा? बेटा ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं क्या कह सकता हूँ। जैसे 5-6 मंथ्स हाँ। बहुत ज़्यादा अर्सा है, तो मुझे लग रहा है कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा होगा, तभी इतनी लंबा इसका ड्यूरेशन है। इट वाज लाइक एनआईसीवीडी में से डेटा कलेक्ट करना था। अच्छा, आप JSMU की हैं, या NICVD से करना है। अच्छा, तो और हम वहीं पे से कोई बस लाइक डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, आप ऐसे समझ रहे हैं, तो उनकी रिसर्च है ये। तो उन्होंने मतलब हमने उनको अप्रोच किया था, तो दे वर लाइक कि हम आपको 7 एंड 8 नंबर लेंगे ओनली इफ क्या आप हमारे साथ डेटा कलेक्ट करने में कोलैबोरेट करती हैं। ऐसे हम नहीं है, मतलब काफी सारे बच्चों का ग्रुप्स है, तो मुझे ये नहीं समझ आता इतने सारे लोगों को वो कैसे 7 नहीं, नंबर नहीं, देंगे। झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको इतने सारे मिल जाएँ, अगर 1-2 लोगों तो अलग बात है, अगर 5-6 लोग हैं तो हर किसी ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी 1 या 2 को देंगे और बाकी को सर्टिफिकेट पकड़ा के भगा देंगे, वो कहेंगे आप हो गया, आपका जाए तो ऑफ मैं ऑफिस। आई वाज वेटिंग फॉर इट कि कब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, बिकॉज मैंने उनको भी अभी तक गेस नहीं बोला था। मुझे पता था कि हमें स्टूडेंट समझ कर या जूनियर समझ कर हमारा इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये हमारा भी ऐसे इस्तेमाल किया जा चुका है। ऐसे मैं जब सेकंड ईयर में था तो उस वक्त मेरा नया-नया जोश और नया-नया खून मेरा गर्म था, तो ऐसे ही डायबिटिक वार्ड के अंदर JSMU में JPMC के अंदर उन्होंने एक रिसर्च ऑर्गेनाइज करवाए थे। तो सारे डेटा कलेक्शन मेरे पूरा बैच तकरीबन 15 से 30 लोग, मतलब आप तो 5-6 होंगे, तो हम तकरीबन 20 से 30 लोग थे मेरे पूरे बैच के। सब ने मिलके मतलब डेटा कलेक्ट किया और सब कुछ किया, और बहुत मतलब एक पेशेंट से डेटा कलेक्ट करने में तकरीबन हमें 30 से 35 मिनट लग जाते थे। तो हम बड़े शौक से करते थे, और हमें आखिर में सर्टिफिकेट थमा के तो भगा दिए, वो लोग साहब जाएँ। हमें मेंबरशिप भी नहीं मिली। तो इसलिए अगर आपको मालूमात होती है तो आप इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। ठीक है, तो चलें। सिर्फ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको पहले कहीं सुना है। आपने मैंने आपको पहले कहीं सुना है। अच्छा, आपने क्या चला कौन जान। IMIG की रिसर्च पेज पे कभी हाँ, कभी यस यस, सेशंस हाँ लिए मैंने हैं, लिया हुआ राइट? किया हुआ। हाँ, लिया। लिया है ना? ओके, 2-3 बिकॉज मरतबा लिया। ओके, जी चलिए जी, मुझे आगे बढ़ने दें, मुझे और भी क्वेश्चन करना है। थैंक How यू। to wisely choose a topic? Time period normally taken by different types of researches. Journal where it is easier to publish all information regarding meta analysis. अच्छा, ये बात तो मैंने बता दी है आपको ऑलमोस्ट, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई विल टेल यू अ शॉर्ट फर्स्ट स्टोरी। या न्यूरो सोशल बनना चाहती हूँ और मुझे पता है कि इसके लिए मोर देन 70 रिसर्चेस पब्लिश करना लाजमी है। आई एम रियली स्ट्रेस आउट, तो प्लीज़ काइंडली गाइड करें कि एज अ फर्स्ट ईयर लिटिल स्टूडेंट मुझे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि मुझे आगे मुश्किल ना हो और ना स्मूथली मैं अपनी रिसर्च जर्नी को लेकर चल सकूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। आगे थर्ड ईयर के बाद पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें मैनेज करना होगी। मुझे लगता है कि आप मेरे ख्याल से USMLE की बात करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो खैर अल्लाह इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर USMLE या USC की बात करेंगे तो 70 रिसर्च पेपर्स चाहिए होते हैं, ये सही बात है। तो ना, आपको क्या करना चाहिए? आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भाई आप देखें, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप पहले बेसिक ऑफ रिसर्च सीख लें, और आपके एक क्लियर गोल है, क्लियर एम है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अभी क्रॉस सेक्शन भी सीख लें और सिस्टमैटिक रिव्यू भी सीख लें। ठीक है, बेसिक सीख लेंगी, एडवांस सीखने में आसानी होगी। जैसे भी एडवांस सीखती हैं तो हम आपको तमाम की तमाम चीज़ें वो बता देंगे कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेना चाहिए, किन किन लोगों से रब्ता कर लेना चाहिए। आपके अपने, अगर आप डाउट में हैं तो आपके अपने ही कुछ सीनियर्स हैं जिनके बाकायदा 70 पेपर्स पब्लिश हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है। ऐसी बात नहीं कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। मेरे अपने नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि मेरे हैं, लेकिन आपके अपने सीनियर्स के मौजूद हैं, और ये हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ रह रही हैं। इंशाल्लाह हम आपको गाइड कर देंगे, जब हमारा सेशन या कोर्सेज चल रहे होंगे तो आपको हम बता देंगे कि आपको किन किन लोगों से रब्ता करना है, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँच सकती हैं। अच्छा, 70 रिसर्च पेपर जो आप कह रही हैं ना बेटा, ये इसमें सारे मेटा एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको कुछ केस रिपोर्ट, कुछ केस सीरीज, कुछ LTEs, कुछ क्रॉस सेक्शनल, सबको मिला जुला के करना होगा। तो हमारी बात तो हो जाएंगे, ऐसी बात है। अच्छा, बाकी MLE की बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है तो इसके लिए मैं ये भी कहूँगा कि आप बाकायदा किसी ऐसे सीनियर से रब्ता करें जिनकी बाकायदा रिसर्चेस पब्लिश हैं, तो शायद वो हमसे भी ज़्यादा बेहतर आपको गाइड कर सकें। लेकिन खैर मैं आपको फिर मशवरा दूंगा कि आप कम से कम बेसिक सीखें, देन एडवांस सीखें, और उसके बाद फिर आप लग जाएँ। और स्टडीज़ पे इतना मसला नहीं आता, अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं तो आप आराम से बैलेंस कर लेती हैं। हमने ये बैलेंस किया है, आप भी कर लेंगी। इसमें कोई मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कोई भी कर सकता है। ठीक है, बस अगर वो एम वाला बंदा है, उसके पास कोई एम्बिशन है बकायदा लाइफ, तो हो सकता है इसके बाद। ओके, और दूसरा का टॉपिक फॉर सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस, ये हम बात कर चुके हैं। बाकी बेटा ये न्यूकासल ओटावा स्केल और कॉकरेन टूल ऑफ बायस जो है, ये बहुत आगे की चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ डिस्कस करना फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि पहले तो आप टॉपिक डिसाइड करेंगे, उसके बाद ये तो बहुत एंड टेस्ट है। ठीक है, इसे मैं इसलिए स्किप करता हूँ। सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सॉरी, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड रिव्यू आर्टिकल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अच्छा, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिव्यू आर्टिकल यानी कि जो सिस्टमैटिक रिव्यू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल प्रोफेशनल स्टडी के, और मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया ऑलरेडी कि किसके क्या प्रॉज और किसके क्या कॉन्स। ठीक है,
मेरे ख्याल से आपको आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। एज ए मेडिकल स्टूडेंट और रिसर्चर विल बी एबल टू पब्लिश और रिसर्च पेपर विदाउट एनी चार्जेस। हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है, आप बिना चार्जेस के भी पब्लिश कर सकते हैं, इसके जर्नल्स मौजूद हैं। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो वही आपको रखेंगे, आपकी बात रखेंगे, आपका रिसर्च पब्लिश भी हो जाएगा। समवन हैव फाइनेंशियल इशू और लोअर रिसोर्सेज, हाँ बिल्कुल बेटा कोई मसला नहीं होता, ये सब के तरीके मौजूद हैं, आपको हम समझा देंगे। जब हम वेबिनार कोर्सेज करवा रहे होंगे तो हम तब तमाम ट्रिक्स और टेक्निक्स बता देंगे किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये बहुत लंबी चीज़ें हैं, टाइम लगेगा, तो एक सेशन में करना आसान नहीं। Elements involved which will be followed for starting first research work. Do you provide certificate after taking these sessions? अच्छा सेशंस के सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करेंगे। हाँ जो हमारे कोर्सेज हैं जून और जुलाई में वो हम दे देंगे आपको, हमने पिछले स्टूडेंट को भी दिया था तो आपको भी दे देंगे, सर्टिफिकेट्स दे देंगे, तो आप कहीं भी दिखा सकते हैं कि आपने बाकायदा जो रिसर्च कोर्स किया हुआ है। ठीक है, सर्टिफिकेट हम दे देंगे आपको इसके बाद। और जैसे अभी आपकी एक बच्ची ने अभी एक क्वेश्चन किया था जो स्कैम वाला था, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं मौजूद, हमारे डॉक्टर्स करते हैं बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो खैर आपको हम समझा देंगे किस तरह से स्कैम से बचा जा सके। तो रिसर्च के अंदर ये मामला होता है। ठीक है, हाउ मच टाइम इट विल गोना टेक फॉर द लर्निंग रिसर्चेस एंड हाउ मच विल बी टेक टू स्टार्ट रिसर्च एंड वी विल। अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आपको कितना वक्त लगेगा रिसर्च सीखने में। तो मैं बताता हूँ कि आप चाहे क्रॉस सेक्शनल सीखें चाहे सिस्टमेटिक रिव्यू सीखें, दोनों का टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 2 वीक्स है, बस सिर्फ 2 वीक। अगर आप लग के हमारे सेशंस लेते हैं और हर दिन 1 घंटा हम पढ़ाते हैं ज़्यादा, अगर आप ले लेते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको इतना काबिल कर देंगे कि आप 2 वीक्स के अंदर मुकम्मल रिसर्चर होंगे। आपको पता होगा कि मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ रहते हुए आप आराम से इंशाल्लाह अपनी पब्लिश भी कर देंगे रिसर्च, इससे कोई बात नहीं है। जैसे आपको मैंने दिखाया कि ये जो हमारी स्टूडेंट थी, ये वाले स्टूडेंट्स हैं, ये वाला था, ये वाला था, ये स्टूडेंट है हमारी, ये मेरे ख्याल से केएमडीसी के मुझे ज़्यादा याद आ रहा है। तो उन्होंने ये जो साइनॉप्सिस लिखी है, ये मेरे ख्याल से सेशन स्टार्ट होने के 1 वीक के बाद की बात है कि इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी साइनॉप्सिस लिख दी है। और ये कोई रैंडम साइनॉप्सिस नहीं लिखी हुई, यानी ये नहीं कि जो दिल में आया लिख दिया, ये बाकायदा सिस्टमैटिक वे में लिखी हुई है, प्रॉपर लिखी हुई है। समझ में आ रही बात? ये कोई मतलब हवा में फारी हवा में तीन नहीं चलाया इन्होंने, प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं जिनके जरिए लिखी जाती है उन्होंने लिखी है, और ये विद इन अ वीक लिखी है इन्होंने। कोई बड़ी बात नहीं, सब हो जाता है, बस अच्छा टीचर, अच्छा मेंटोर होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एज अ बिगिनर ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वर्क ऑन अ रिसर्च एज आई हैव नो क्लिनिकल एक्सपोजर एंड हाउ विल बी एबल टू राइट अ रिसर्च लेटर। बेटा सब कुछ हो जाएगा, आप बस कोर्स ले लें। अच्छा बाबा मैं कोर्स का लगा, तुम्हारा ऐसा ना समझे कि मैं अपना कोर्स बेचने आया हूँ आपको, तो आपकी मर्जी, आप जिसका चाहे उसका ले रहा है, मैं सबसे अवेयरनेस के लिए आया हूँ। और आप हम तो बस आपको समझा रहे हैं कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या और आपको क्या क्यों करना चाहिए रिसर्च। ठीक है, if I have a hypothetical idea regarding something I want to write it as a research it, then what efforts I have to pay, please enlist off from this तक। अच्छा अगर आपका hypothetical idea है, आपको hypothesis है, तो बेटा ये नहीं है कि आप बस लिख देंगे, इसके प्रॉपर एक स्टेप्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं है या फिर कोई ऐसे राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं जो कि इंटरनेशनली पब्लिश होना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कुछ स्टेप्स, कुछ गाइडलाइंस, कुछ फॉर्मूला होंगे, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो बेसिक स्टेप्स मैंने कुछ आपको बता दिए, लेकिन खैर आप चाहें तो सेशन ले लेना, कोई मसले की बात नहीं। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन एंड व्हाट इज इम्पैक्ट इन आवर फील्ड। यकीनी तौर पर मैं ये बार बार बोल चुका हूँ कि रिसर्च पब्लिकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। आप जब भी कहीं पर भी एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन के लिए जाएंगे और आपकी CV के ऊपर कुछ जो आपका इंटरव्यूअर है उसने देख लिया कि आपके पब्लिश हैं रिसर्चेस, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। जैसे इस बच्चे ने मुझसे बात की, JSMU वाले, उसने बताया कि जो डॉक्टर्स हैं वो रिसर्चेस करवा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर रिसर्चेस करते क्यों? चलें, एक तो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि रिसर्चेस कर रहे हैं तो उनको जॉब मिलेगी, डॉक्टर्स क्यों कर रहे हैं? दरअसल मसला है कि डॉक्टर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रमोशन मिलेगी। जितनी ज़्यादा रिसर्चेस वो करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी पब्लिकेशंस आएंगी, और जब पब्लिकेशंस आएंगी तो गवर्नमेंट के अंडर में होता है सब कुछ, गवर्नमेंट देख रही होती है कि कौन सा डॉक्टर कितना ज़्यादा रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो रिसर्च आपकी कैपेबिलिटी को निखारता है। और जब आपकी रिसर्चेस पब्लिश होती हैं तो आप गवर्नमेंट के नज़र में आते हैं, या फिर जैसे कि WHO है उसके नज़र में आ जाएंगे, या फिर यूनेस्को है, या आपको हायर कर लेते हैं, फ़ौरन से उठा लेते हैं कि यार ये बंदा जो है ना इसमें कुछ बात है, अगर ये रिसर्चेस कर रहा है ये। तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप जब 30-35 साल की उम्र के आते हैं तो अमूमन ये भी यकीनी तौर पर बड़े इदारे में होते हैं। मुझे याद है जब मैंने रिसर्च सीखी थी तो डॉक्टर उज़ैर महमूद थे, मैं अपने सेकेंड ईयर में था उस वक्त, तो वो इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट है, तो वहाँ से वो आए थे। हमें मतलब वो स्टूडेंट JSMU के थे, तो उन्होंने रिसर्च ले ली थी अपने, मतलब करियर चॉइस कर लिया था रिसर्च का, तो वहाँ पर वो टीचर थे
एज अ रिसर्च और कम्युनिटी साइंटिस्ट भी थे, तो हमारी ये खुशकिस्मती थी कि हमने उनसे पढ़ लिया। तो बस वो एक ही चांस मिला था हमें पूरी ज़िंदगी के अंदर, वो एक ही बार आए थे और उन्होंने पढ़ा दिया था, तो हमने उसको ग्रैब कर लिया फ़ौरन से और हमने पढ़ लिया। तो वो बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो मतलब हमारी एज के अंदर तो उनकी तकरीबन 30 पब्लिकेशन से 35 पब्लिकेशन थी। तो उन्होंने एमबीबीएस करने के बाद फ़ौरन से प्लैब भी नहीं दिया था, मतलब प्लैब की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी उन्हें। तो उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से वो मास्टर्स या एमफिल के लिए गए थे यूनिवर्सिटी, और वहाँ से उन्होंने रिसर्च में मास्टर्स या एमफिल किया था, और इससे वहीं पर उनको वहीं पर ही हायर कर लिया गया। और हायर करने के बाद बाकायदा, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि जब कोविड का टाइम आया तो जो पाकिस्तान का रिसर्च एक कम्युनिटी बनी थी जिसने गाइडलाइन बनानी थी कि कोविड के अंदर किस तरह गाइडलाइन बनाई जाए, तो वो बंदा उज़ैर महमूद साहब उस टीम में मौजूद थे और उनकी उम्र बामुश्किल 35 साल थी। तो आप खुद समझ लो कि 35 साल का लड़का या 30 साल का लड़का जो पाकिस्तान के टॉप लेवल के रिसर्चर्स में शामिल है और वो गाइडलाइंस बना रहा है कोविड के लिए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है अगर आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है रिसर्च की। अच्छा, can we write a summary regarding all researches of the relevant topic? Can we write a report on the case which is already discussed in the previous researches? How to write case report? अच्छा, समरी वाली बात तो वही है, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस वाली, वो ठीक है। रिपोर्ट आप लिख सकते हैं, केस रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, केस सीरीज कैसे लिखते हैं, यार ये बात फिर हम कोर्सेज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी बातें होती हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर ईआरसी? अच्छा, यहाँ पर मैंने ईआरसी देखा तो अमूमन हम आईआरबी लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ठीक है, ये लफ्ज़ होता है आईआरबी। तो ईआरसी मेरे ख्याल से एथिकल रिव्यू कमेटी होती है, दोनों एक ही चीज़ें। आई गेस खान के अंदर ये लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ होता है ईआरसी का। दोनों एक ही चीज़ें, यानी कि एथिकल रिव्यू कमेटी या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, ये दोनों वही इदारे हैं जो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर होते हैं और आपके सानॉप्सिस को या प्रपोजल को अप्रूव करने के लिए बैठे होते हैं। यानी कि इनको आप भेजते हैं अपना सानॉप्सिस लेटर ताकि ये देखें और उससे चेक करें कि आया कि रिसर्च काबिल है पब्लिश होने के या नहीं। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ टॉपिक हाउ टू टैकल इट। बेटा ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता। एक बार आप सीख जाएंगे तो बामुश्किल एक दिन भी नहीं लगेगा आपको टॉपिक डिसाइड करने में, सब हो जाता है। लेकिन मैं सबको मशवरा दूंगा कि कम से कम आप सीख लें रिसर्च को, बिना सीखे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। चलें, हाउ कैन वी थिंक अबाउट अ क्रिएटिव आइडिया टॉपिक ऑन विच वी वांट टू रिसर्च आफ्टर चूजिंग टॉपिक विच इज डिज़ाइन वुड बी सुटेबल फॉर द टॉपिक। मैंने ये डिज़ाइन तो बता दिया आपको कि कौन से ईयर में कौन से बच्चे किस वक्त रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आइडिया और टॉपिक, क्रिएटिव आइडिया टॉपिक आसानी मिल जाता है, इसके लिए कोई भी मतलब आपको साइंटिफिक माइंड नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहमत भी नहीं चाहिए, सब कुछ हो जाता है। इसका पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका होगा। ओके, इज इट बेनिफिशियल टू स्टार्ट अवर रिसर्च जर्नी बाय राइटिंग लेटर टू एडिटर? हाँ बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट करेंगे तो शायद मुश्किल होगी, तो पहले आप किसी सीनियर से रब्ता करें और उनसे कहें कि हम लिखना चाह रहे हैं, और उस सीनियर से जिसने ऑलरेडी लिखा हुआ, तो अगर वो आपको हेल्प करता है तो बिल्कुल आप लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं आप। लेकिन एट द एंड मैं इसमें बताना चाहूँगा कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी इट्स बेटर टू स्टार्ट एज अ बिगनर। आप उससे स्टार्ट करें, अगर आपको थोड़ी बहुत रिसर्च का नॉलेज है तो आप बिल्कुल सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा-एनालिसिस की तरफ आएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, आपको मतलब आगे बढ़ना है, तो आप दोनों कर लें। ठीक है, कोई मतलब 1 महीने के अंदर दोनों हो जाएगा, जब आप सीख लेंगे तो आप जो है कर लेंगे। अच्छा, आप इसमें से कोई बच्चे होंगे जो पूछ रहे होंगे कि अब हम ये कैसी बात हुई कि हम दोनों कर लें और हम भूल गए तो फिर क्या होगा? हाँ, इसका भी जवाब मैं दे देता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, भूलते नहीं हैं, अमूमन के हमारी वीडियोज़ जो होती हैं वो हम अपलोड कर देते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर, तो कोई भी बच्चा जाके उन वीडियोज़ को ले सकता है आराम से, जब चाहे वो 6-7 महीने तक वीडियो रहती है, आप जाके जो है वीडियो देख सकते हैं। ज़ाहिर बात है सबके लिए ओपन नहीं होगी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई होगी उनके लिए ओपन होगी, जिन्होंने सीखा होगा, तो आप जब चाहेंगे वो वीडियोज़ जाके आप देख सकते हैं एंड आप अपने रिसर्च जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जून जुलाई का मौका आएगा आपके पास, तो आप आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएँ, कोर्सेज लें, जो भी चाहें आप कर लें, किसी और के ले लें, किसी के भी ले लें, लेकिन सीख लें। ठीक है, सीख लें, एक मतलब सीख लेंगे तो आप रिसर्च के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ सवाल है तो आप कर लें, यहाँ पर नहीं, ग्रुप पे कर लिएगा। ठीक है मैं ग्रुप के अभी चैट ओपन कर देता हूँ, और प्लीज़ हमें फीडबैक दें ताकि हमें हौसला अफजाई मिले, और थैंक यू सो मच। और लाजमी फीडबैक दें ताकि हमें अच्छा लगे, अदरवाइज़ जो लोग नहीं आते हमें बुरा लगता है कि ज़ाहिर सी बात है 4000 लोग हमारी कम्युनिटी के अंदर हैं, लेकिन अटेंड सिर्फ जो है वो 300-400 करते हैं, और आज मेरे ख्याल से बहुत कम अटेंडेंस थी, 250 के करीब थी। तो प्लीज़ जाएँ, फीडबैक दें ताकि उनको लगे कि वो कुछ मिस कर रहे हैं अगर आपने कुछ सीखा है। ठीक है, तो चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। आई गेस मैं सब कुछ बताने में कामयाब हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय थिंग्स आल्सो कि एटलीस्ट मुझे स्कैम से बचा लिया आपने। थैंक यू सो मच अगेन।